रेवा अभी रिसेंटली शायद एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ये आपकी, जिसमें आपने एक लड़की के मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात करी है। जी, उस रेवा में वो लड़की बोल रही है, फिर मैं रेवा पे आ जाऊंगा। जी। वो बोल रही है अगर मेरा हाथ कट जाएगा, मान लो मेरा हाथ कट गया या मेरी उंगली कट गई, मेरी उंगली से खून निकल गया, क्या घर वाले ये बोलेंगे कि अब आप नापाक हो? पूरी फैमिली साथ थी तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ। मैंने देखा कि ऊपर जहाँ पे रीच बहुत कम है लोगों की, वहाँ पे पॉलिथीन्स पड़े हैं। लोग जो मुझे देख रहे हैं, मैं ये बताऊंगा कि जितना भी हम, हर कोई, हमारी जो सांस है ना, जितना भी हम सोसाइटी को उसमें पॉजिटिव दे पाएंगे, जिस किसी को भी खुशी दे पाएंगे, जिस किसी के लिए भी अच्छा कर सकते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। हम एक इंडिविजुअल लेवल पे एक छोटा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन वो किसी के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। शुक्रिया। हाय, मैं हूं आरजे बिस्मा और आप मुझे देख पा रहे हैं रेडियो कुपवारा 89.6 एफएम के सोशल मीडिया हैंडल्स पे। कहते हैं कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, जहां भी देखते हैं वहां उभरते हुए सितारे नजर आते हैं। तो दोस्तों, आज स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसे ही होनहार इंसान जुड़े हैं जो अपनी हुनर और काबिलियत की वजह से पहचाने जाते हैं। मैं बात कर रही हूं फिल्म मेकर, मीडिया एक्सपर्ट और कम्युनिकेटर डॉक्टर एजाज अहमद खान साहब की। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब हमारे साथ आज स्टूडियो में जुड़ने के लिए। शुक्रिया बिस्मा जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। ओके, तो एजाज साहब आप मुझे ये बताइए कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर के नाम से आपको जाना और पहचाना जाता है, तो आपका रुझान इसकी तरफ कैसे आया? दरअसल मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने 2003 में स्टार्ट किया इस फील्ड में। 2003 में आया मैं जी। तो मैं एज आर्टिस्ट ही आया था, चाइल्ड आर्टिस्ट में आया था। दरअसल हमारा जब मैं हायर सेकेंडरी में पढ़ रहा था, 2003 में मैं हायर सेकेंडरी में पढ़ रहा था, तो वहाँ पे एक प्रोग्राम उन्होंने किया, गर्ल्स हायर सेकेंडरी है कोठीबाग। ओके। तो वहाँ पे मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मिलकर विद दूरदर्शन के साथ एक प्रोग्राम किया। तो उसमें उन्होंने कुछ स्किट्स रखे, कुछ ड्रामा प्रोग्राम्स रखे, कुछ सिंगिंग कंपटीशंस रख लिए, डिफरेंट प्रोग्राम्स रखे उन्होंने, जैसे होते हैं बच्चों में कंपटीशंस। तो उसमें मैंने अपने हायर सेकेंडरी में एक स्किट तैयार किया। तो बहुत ही मतलब इन्फॉर्मेटिव था, हमारे जो सोशल इवल्स है उनके खिलाफ था। तो वो जब हमने परफॉर्म वहाँ पे किया तो मेरी फर्स्ट पोजीशन वहाँ पे आ गई। तो जो वहाँ पे उस टाइम जो दूरदर्शन के डायरेक्टर साहब थे या बाकी प्रोड्यूसर्स थे, तो वो वहाँ पे अवेलेबल थे, बहुत सारे लोग थे। तो तब उन्होंने मुझे, उन दिनों की लैंडलाइन ही ज़्यादा होती थी, तो उन्होंने लैंडलाइन का नंबर मुझे दिया, बोला कि आप हमारे साथ कांटेक्ट कर लीजिए, तो आप हमारे पास आ जाइए, आपके लिए हमारे पास अच्छे प्रोग्राम मतलब रोल्स हैं, आप कर सकते हैं। फिर मैं गया, तो बहरहाल कुछ टाइम के बाद मैंने उनके साथ कांटेक्ट किया अपने वालिद साहब को बोलकर कि ऐसे ऐसे, तो वो खुशी हुई, कहा कि ठीक है जी, तो कर लो, अच्छी बात है। तो फिर उन्होंने मुझे फादर साहब ने वहाँ पे ड्रॉप ऑफ करवा दिया नेक्स्ट डे। तो मैं वहाँ पे पहुँचा, तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा रोल दे दिया। वो रोल जो ही मैंने कर लिया, वो चाइल्ड रोल था। तो उसके बाद मेरी मतलब कि कंटिन्यूसली प्रोग्राम्स की शूटिंग्स होने लगी। डिफरेंट प्रोग्राम्स थे, एजुकेशन बेस्ड होते थे, या जो ड्रामा, कश्मीरी ड्रामा सीरियल्स बनते हैं, उनमें मैं आ गया चाइल्ड आर्टिस्ट। होते होते मेरे ख्याल से 3 या 4 साल मैंने किया वो। 3-4 साल के बाद मुझे थोड़ा सा, जब मैं इस फील्ड में गया, तो मुझे कुछ चीज़ें मैंने बड़ी सीखी भी, ऑब्जर्व की कि कैसे क्या कर सकते हैं और इस फील्ड में सर्वाइव कैसे कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए मैंने थोड़ा सा अपने जो क्या कहते हैं चेंजेस लाना शुरू किए, हर मतलब एक्टिंग में, बाकी जो आपने पूरा जो इस फील्ड में चाहिए उस हिसाब से। तो मुझे लगा 3 या 4 साल में जो ही मैंने कॉलेज में घुसा, तो मेरे जो हीरो वाले रोल मिलने लगे सीरियल्स में। तो उन दिनों कमिश्नर प्रोग्राम चल रहे थे दूरदर्शन के, तो उसमें मैं बैक टू बैक कर रहा था शूटिंग्स, मतलब इतनी शूटिंग्स हो रही थी। तो मैंने उन दिनों सोचा कि मैं इग्नू के जरिए मुझे लगता है ग्रेजुएशन करनी पड़ी। लेकिन फिर उन दिनों हमारे जो प्रिंसिपल साहब थे, मैं बेमना है डिग्री कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था, उन्होंने कहा नहीं, वो देख रहे थे मुझे अब टीवी पे, उन्हें बोला नहीं, क्योंकि मैंने उनको बोला सर मेरा ऐसा ऐसा शेड्यूल रहता है, तो अगर मुश्किल होता है, हाँ, तो मैं क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। तो लेकिन एक चीज़ है कि मेरे मार्क्स वर्क्स ठीक होते थे, ऐसा कुछ नहीं कि मैं पढ़ाई में, मैं मतलब पढ़ाई में ठीक ठाक टाइम देता था, क्योंकि घर में भी वैसा ही माहौल था। तो और मेरे वालिद साहब, जब मैं आगे भी गया तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई कि आप कर लो, मतलब जैसे भी हैं,
एक तो ये है कि अपना जो ईमानदारी से काम कर लेना, नंबर 1। नंबर 2, अपनी पढ़ाई के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ये बात मुझे आज तक याद है, और जहाँ पे भी मैं गया ना, मैंने पहले देखा कहीं मेरी पढ़ाई के साथ कंप्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा है। ये चीज़ मैंने उस टाइम भी मतलब इसको फॉलो किया, और आज तक मैंने ये चीज़ याद रखी है जी। तो क्या हुआ कि फिर उन्होंने बोला मुझे, प्रिंसिपल साहब ने, कहीं नहीं आप कंटिन्यू करें, आप ये कैसे क्लास में करूँगा, आपके जो पढ़ाने वाले क्लास में उनके साथ मैं बात करूँगा, आपके टीचर्स के साथ, लेकिन आप साथ साथ हमारे जो यहाँ पे कल्चरल विंग है उसको थोड़ा सा कोशिश करें, उसको ग्रो कराने की। मैंने कहा सर दैट्स माय कमिटमेंट, वो मैं करा दूंगा। अब बहरहाल जितने भी हमारे उन दिनों में फिर सीरियल्स में अच्छी तरह में ठीक ठाक मेरा अपना रोल रहा, और ऑलमोस्ट मैंने आज तक अराउंड 630 के एपिसोड्स के करीब मैंने कर लिए, जो डिफरेंट सीरियल से। वो डीडी उर्दू के आगे, डीडी 1 के आगे मैंने सोनी के लिए किया, फिर मैंने स्टार प्लस के लिए कुछ काम किया, फिर और उसके साथ फिर कुछ फिल्में भी की मैंने। आमिर खान की प्रोडक्शन में काम किया, एक उनकी फिल्म आई थी चिनार, उसमें उनके भाई थे फैसल खान, उनके साथ मैं एज इंस्पेक्टर उसमें कर रहा हूँ काम। और भी बड़े मतलब साउथ जो की फिल्में हैं ना, उसमें क्योंकि वो तेलुगु या बाकी ज़ुबानें होती थी, तो वो तो हम बाद में डब भी हो रहा था, वो तो डब ही हो रहा सारा, तो वो उसमें मैंने काम किया। बहुत सारी फिल्में हैं वो। तो साथ साथ मैंने जो अपने कॉलेज का जो टाइम था, तो उन दिनों मैंने वहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स अच्छे खासे करवा दिए। ये तो हमारे जो डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं कॉलेज कॉम्पिटिशन, चाहे वो इंटर डिस्ट्रिक्ट होते हैं या डिस्ट्रिक्ट ना स्टेट लेवल पे होते हैं, या स्टेट से बाहर भी कुछ प्रोग्राम्स हैं, उनमें मैंने अपने कॉलेज को बहुत सारे अवार्ड्स दिलवा दिए। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन हमारी नॉर्मली आती थी, और उसमें जो लड़के मेरे साथ उस टाइम जुड़े थे वो आज अच्छे पोस्ट पे हैं। कुछ उसमें से केएस अफसर्स भी हैं कुछ, और कुछ पुलिस में सब इंस्पेक्टर्स भी चले, आज भी मुझे मिलते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं आज भी, क्योंकि मैं सारा प्रोग्राम खुद बनाता, मेरे स्क्रिप्ट्स खुद होते थे, डायरेक्शन में खुद करता था। तो ऐसे थोड़ा होते होते तो एक स्टेज ऐसा पहुंचा कि फिर मेरी कुछ एंगेजमेंट्स रही अपनी जॉब के हिसाब से, तो मैं स्क्रीन पे आना मैंने थोड़ा बंद कर लिया। 3 साल में बिल्कुल स्क्रीन पे नहीं आया, मतलब जो भी चल रहा था पुराना प्रोग्राम चल रहे थे पुराने वगैरह। तो उसके बाद इस 3 साल के दौरान, क्योंकि मेरा वहाँ से मैंने 2 पीजीज किए हैं, तो उसमें मैंने मेरा एक पीजी मास कम्युनिकेशन का भी था, तो उसमें मैंने जब क्लियर कर लिया तो उस दौरान मैंने प्रोडक्शन में काम करना शुरू किया। और इसके अलावा मैं जब दूरदर्शन में था ना, तो दूरदर्शन में एज असिस्टेंट डायरेक्टर में काम कर ही रहा था। जो मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं जिनके साथ मैं था, मैं एज एक्टर भी काम कर रहा था और एज असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम कर रहा था, तो एक अच्छी खासी एक्सपीरियंस हुई थी। तो फिर क्या हुआ कि फिर मैंने कहा कि नहीं, अब मैं फिल्म में थोड़ा सा बनाऊंगा जो हमारे जो यहाँ पे सोशल इश्यूज हैं उस पे काम करना। ये तो मेरा पहले से था कि मैं सोशल इश्यूज पे काम करूँ। और जो मैं समझता हूँ जो टीवी है, रेडियो है, जो भी ये मीडियम्स हैं, जितने भी हमारे ये मीडिया के जितने भी हम, चाहे आज सोशल मीडिया है, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारा है कि ये एक ऐसा किरदार या ऐसा रोल अदा कर सकते हैं कि ये सोसाइटी को चेहरा दिखा सकते हैं हर मामले में, कि कहाँ पे आप ज़्यादती कर रहे हैं, कहाँ आप गलत कर रहे हैं, कहाँ आप अपने एनवायरनमेंट के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, कहाँ आप अपने लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, कहाँ आप अपने जो बच्चे हैं जो स्कूलों में जाते हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। अच्छा, कहाँ आप अपने जो हमारी माँ बहनें हैं, मस्तूरात जो है हमारे, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, और हमारे जेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी, मतलब जिस हिसाब से नाइंसाफ़ी करना चाहता है, तो वो हम उसको दिखा सकते हैं कि नहीं, आपको ये करना नहीं है। और सबसे बड़ी बात होती है बिस्मा जी इसमें कि जब तक आप किसी चीज़ के बारे में किसी को आईना नहीं दिखाएंगे ना, तो वो समझे, वो गफलत की नींद सोता है, उसको पता नहीं चलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसको अपनी गलत चीज़ भी अच्छी लगती है। सही गलत का फर्क उसको समझ में नहीं आता है समझ, वो समझ नहीं पाता है कि मैंने सही क्या है और गलत क्या है, मैंने कहाँ गलत किया और मैं कहाँ सही कर सकता था, वो चीज़ें हैं। तो इस हिसाब से फिर मैंने एक सिलसिला शुरू किया। ऑलमोस्ट मेरे अब हो गए, मतलब 2014 से के बाद ही मैंने फिल्म मेकिंग में ठीक ठाक से हाथ डाल दिया। तो बहुत सारी फिल्में बना दी ऑलमोस्ट मेरी, जो फिर डिपार्टमेंट्स के लिए, डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए फिल्में बनी। जो कभी हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आते थे यहाँ पे, तो उनके सामने जो फिल्में चलती थी जो भी डेवलपमेंट के रिलेटेड या गवर्नमेंट स्कीम्स आती थी, उस पर मैंने ठीक ठाक फिल्में बनाई है। और मैं शायद अल्लाह का शुक्र करते हुए ये बताऊंगा कि मेरी ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा फिल्में होंगी इस चीज़ को लेकर, जो भी अवेयरनेस है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के, डिफरेंट स्कीम्स के, मेरी सबसे ज़्यादा फिल्में हो सकती हैं जेएंडके में। अब मैं इसमें भी गलत है, मैं ना रहूं, और भी कोई हो सकता है, लेकिन मतलब थोड़ा सा कोशिश की है और अपने दिल से काम किया है कि नहीं,
कि लोगों तक पहुंचने चाहिए। मुझे याद है एक दिन हम एक ऑफिसर आए थे दिल्ली से, तो हम डिस्ट्रिक्ट वडगाम में गए, मैं उनके साथ था ड्यूटी। तो वहाँ पे एक बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला, वहाँ पे लोगों ने, मैं उनसे बात कर रहा था कि कैसे चल रहा है नरेगा के बारे में, मैंने उनसे बात कर ली। तो क्योंकि अब गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, अब हम उनको कोशिश कर रहे थे बूस्ट होने के, लोगों को पता चले कि हम रोज़गार कैसे कमाए हुए। तो मैंने उनको बोला कि कैसा आपका नरेगा चल रहा है? कहा बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने कहा आप कैसे बेनिफिट कमा लेते हैं इससे, ये मुझे आप बताइए। वो दैट वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल बैठे थे, और वो ऑफिसर भी सामने था। तो उन्होंने स्पीच रखी थी वहाँ पे, तो उन्होंने कहा हमारा ऐसे ऐसे चल रहा है। कि जो उन्होंने मुझे जवाब दिया ना, क्योंकि मैंने गाइडलाइंस पूरी पढ़ी थी, तो मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। मैंने कहा आपको इस चीज़ के बारे में पता है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने 5-6 चीज़ें उनको बोली जो गवर्नमेंट ने बेनिफिट्स रखे थे। अगर आपको जॉब नहीं मिलेगा, अगर आपको काम नहीं मिलेगा, आप कैसे डिमांड कर सकते हैं काम, अगर आपको कोई इशू हो सकते हैं आप कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने उनसे पूछी। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें तो ये पता ही नहीं है, हम तो सीधे जाते हैं, वर्क साइट पे गए, काम किया, अपना पैसे ले लिया और चले गए। मैंने कहा नहीं, आप बेनिफिट असल में कमा ही नहीं रहे, मतलब जो गवर्नमेंट ने आपके लिए बेनिफिट्स रखे वो आप हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर मैंने वहाँ से आके मैंने सोचा कि नहीं, इस पे कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि इनको समझ आना चाहिए इजीली, पूरी गाइडलाइंस जो है कैसे करूँ मैं। तो मैं शाम को एक दिन बैठा, तो मैंने गाइडलाइंस थोड़ा सा और उनको नज़र मारी, तो मुझे आइडिया, मैंने कहा मैं एक सॉन्ग लिखता हूँ इस पे। तो अब प्रोडक्शन अपने पास थी, अपने लोग थे, दूरदर्शन में ठीक ठाक एक्सपर्ट्स थे। मैंने कहा मैं एक सॉन्ग तैयार करता हूँ, इसको रिकॉर्ड करवा देते हैं। तो ये लोगों तक पहुँचाते हैं, देखते हैं कैसा रहेगा। मैंने एक सॉन्ग लिखा, दैट वाज 3 मिनट 15 सेकेंड्स का। जो नरेगा की पूरी गाइडलाइंस है ना, वो उस 3 मिनट के सॉन्ग में आ गए। तो वो मैंने रिकॉर्ड करवाए। जो हमारे मतलब कुछ सीनियर सिंगर्स हैं, एजाज राज साहब है, वहीद जिलानी साहब है, तो उनमें से उनको मैंने थोड़ा बोल दिया, तो उन्होंने वो कर लिया। और साहिल साहब हैं, तो उन्होंने वो फिर रिकॉर्ड किया, और एजाज साहब भी उनके साथ रहे, तो वो हमने करवा दिए। तो मैंने वो फिर एक प्रोग्राम हमारा दिल्ली में था, तो मैं वहाँ पे वो लेके गया, तो मैंने वो वहाँ पे वो चलवा दिया। मैंने पहले ही वो स्लॉट उनके लिए रखवाया था, उस सॉन्ग के लिए, उनसे बात करके। तो जब वहाँ पे चलाए, तो तमाम सीनियर ऑफिसर्स थे वहाँ पे, रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज के, तो बड़े खुश हुए, उन्होंने बड़ा उसका खैर मकदम कर लिया। और उन्होंने कहा कि वहाँ पे उन दोनों जो जॉइंट सेक्रेटरी थी, उन्होंने बोला कि ये सॉन्ग ना मैंडेटरी बोलो सबको अपने रेडियो स्टेशन में चलाएं, हर स्टेट में। तो वो हो गया। तो उस हिसाब से फिर जब मैं लोगों को शेयर करता गया, लोगों ने सुने वो सॉन्ग्स, तो वो 3 मिनट में मुझे बहुत सारे लोगों ने फिर बोला कि हमें सारा पता चला इस 3 मिनट के सॉन्ग में। तो वो चीज़ें हैं कि फिर मैंने सोचा नहीं, सोसाइटी में अगर आपको कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सोसाइटी में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो जिसके बारे में लोग अवेयर नहीं है, तो हम इनको कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं ये चीज़। तो फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। तो फिल्मों पे मैं काम कर ही रहा था, तो साथ मैंने फिर इंटरनेशनल लेवल्स पे फिल्में भेजना शुरू कर दिए। मेरे मुंबई में कुछ बहुत सारे दोस्त हैं जो इस टाइम स्टार प्लस में काम कर रहे हैं, फिल्मों में काम कर रहे हैं, या अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। तो उनके साथ कांटेक्ट करके तो मैंने कुछ ऐसी फिल्में बनाई जो मतलब सच में अगर हम मतलब मैं बताऊं कि आपको, मैंने रशिया के कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भेजे, वो यूएसए और यूके के कुछ यूनिवर्सिटीज़ में भेजे। तो उनके साथ बात करके तो मुझे वहाँ से जो उनके स्कॉलर्स हैं वहाँ पे, रिसर्च स्कॉलर्स, उन्होंने कॉल करके बोल दिया, व्हाट्सएप कॉल करके उन्होंने नंबर, क्योंकि मैंने अपना नंबर साथ ही रखा था जब उनके साथ कम्युनिकेशन होती थी। उन्होंने कहा कि हमने अपने प्रोजेक्ट्स में इसको इंक्लूड कर दिया है। उसमें बहुत सारी फिल्में, जैसे कि देवदार अगर आपने सुनी होगी, या द क्रिएटर रिमाइंडर्स, अच्छा, टाइगर ऑफ द लॉर्ड, बहुत सारी फिल्में हैं। तो जिस पे मैंने कि खासकर जो हमारे इंडिया के टाइगर्स हैं उस पे मैंने एक मतलब सीरीज बनाने की कोशिश की थी, फिर मैं बना नहीं पाया, तो एक अच्छा खासा उस पर फिल्म बन गई ठीक लेंथ की। तो ऐसे करते करते तो आज तक ठीक ठाक लगभग ऑलमोस्ट 130 के करीब ही मैंने फिल्में क्रिएट की हैं, डॉक्यूमेंट्रीज। जी। तो एजाज साहब, आप मुझे बताइए कि आपकी पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है आपने किस टॉपिक पर बनाई, और उस तजुर्बे से आपको क्या कुछ सीखने को मिला? मेरी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, वो उम्मीद पे थी, उम्मीद उसका नाम ही था। वो एक स्कीम चल रही थी डिपार्टमेंट में, दैट वाज ऑन वुमेन। वो वुमेन एम्पावरमेंट पे है। उम्मीद तो आपको पता ही होगा, वो उसमें कुछ हमारी जो माँ बहनें होती हैं वो बड़ा फ़ायदा उठा रही हैं। तो उस पर मैंने वो बनाया था। तो और उसमें मैंने ये कोशिश की कि मैं हर डिस्ट्रिक्ट में जाके थोड़ा थोड़ा उसमें कुछ ना कुछ लोगों से फीडबैक ले लूँ। तो और लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया, खासकर जो उसमें इन्वॉल्व है, खासकर हमारी जो माँ बहनें हैं उनसे।
तो वो फिल्म मैंने बनाई, तो फिर उसको बहुत सारी कंपनीज़ ने, मतलब प्राइवेट कंपनीज़ ने भी, क्योंकि मैंने वो तो उसमें मतलब मैंने अपनी लेवल से ही वो बनाई थी, उनने वो उसको ले लिया उस फिल्म को और अपने प्रोजेक्ट्स में ही इंक्लूड कर दिया। वो मेरी पहली स्टार्ट जो फिल्म थी वो। उसके बाद फिर मैंने बैक टू बैक बहुत सारी डिपार्टमेंट्स के लिए फिल्में बनाई, बहुत सारे। और फिर होते होते डिफरेंट, जैसे कि हमारे यहाँ पे जैसे स्पिलबर्ग शिवानंद, फिर डिफरेंट हमारे जो शायर्स है यहाँ पे अच्छे अच्छे मकामात हैं, उन पे हमारी स्टोरीज बनी, डिफरेंट स्टोरीज बनी। तो फिर जाके मैंने ज़्यादा फोकस किया एनवायरनमेंट पे। मेरी जो फिल्में हैं सोशल इविल्स के खिलाफ है इस टाइम, मतलब दैट्स नॉट कंट्रोवर्सी, नहीं कुछ नहीं है, मतलब प्यार से बात कर रहे हैं, मतलब ना एक अवेयरनेस मैसेज आप लोगों तक पहुंचाते हैं। फिल्म में हमेशा ये रहता है एक तो प्यार से मैं बात करूं, उसमें जो मेरा स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट रहता है बड़े प्यार से, और उसके साथ साथ अवेयरनेस भी दे दूं, और उसके साथ थोड़ा सा डराऊं भी, ऊपर वाला बैठा है यार कल जाके जवाब देना है, चाहे हम किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, हमें तो वी हैव टू फेस ना आवर क्रिएटर, हमें उसको फेस करना है। तो कल जाके वो जरूर पूछेगा कि अगर आपने कहीं गलत होते हुए देखा था तो आपको कम से कम आवाज देनी थी, या रोकना था। अगर रोक नहीं पाए तो आवाज देनी थी ना, आवाज भी नहीं दे पाए तो कम से कम नफरत तो करनी थी गलत चीज की, और कम से कम उस चीज से तो दूर तो रहना था, कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं, ईमान की एक ये अलामत है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और उसके साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ऊपर वाले ने जो हम पे जिम्मेदारियां रखी हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम हमारे पास की। हमें अपनी सोसाइटी को अवेयर भी करना चाहिए और खुद भी अपने आप को उस हिसाब से सुधारना चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो आपके काम में जो है रियलिटी को कैप्चर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है जी। क्या आप समझते हैं कि डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए जो है सोसाइटी में एक नई तब्दीली लाई जा सकती है? बिल्कुल लाई जा सकती है। मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं ना जी, उनको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। आज आपके पास फ़ोन अवेलेबल है। बिल्कुल। पहले जब मुझे याद है कि जब मैं स्टार्ट करा था उन दिनों HD क्वालिटी भी नहीं थी। ओके। आज तो आपके पास 4K क्या 8K 16K तो है ही आज अवेलेबल। 16K तक आप बंदा जा सकता है फिल्म मेकिंग में। तो हमारे पास SD क्वालिटी थी उन दिनों, SD कॉल से रिकॉर्ड हो रहा था। तो आज जो नॉर्मल आप फ़ोन 15-20 हज़ार में लाते हैं ना, तो उसमें 4K आपको मिलता है। जो SD उन दिनों लाखों में कैमरा आता था, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक आता था वो। तो आज आपको 10-15 हज़ार में वो चीज़ मिलती है। अगर हमारा हर कोई यंगस्टर, अगर हमारा हर कोई जो सोसाइटी में थोड़ा इस चीज़ से वाक़फ़ियत रखते हैं, अगर वो थोड़ा सा चीज़ें सीख कर मैं ये कहूँगा कि कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको आज डिग्री हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतना है कि आपको जो सोसाइटी में नीड क्या है, कहीं मेरी काम से डिस्ट्रैक्शन ना हो जाए, या मेरी कोई काम से कोई गलत फहमी ना फैले, कि मैं मिस इन्फॉर्मेशन ना दे दूँ, वो चीज़ का ख्याल रखना है। मतलब एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है इस चीज़ की, मैं सोसाइटी को कुछ गलत फीड ना करूँ। तो एक बंदा जो भी मतलब क्या कहते हैं मैच्योर हो, जो भी समझदार हो, वो अपने फ़ोन से, अपने घर से, अपने गांव से, अपने एरिया से, अपने डिस्ट्रिक्ट से अच्छी स्टोरी बोल सकता है, और वो सोसाइटी में अच्छी खासी चेंज ला सकता है। तो जो डॉक्यूमेंट्री मेकिंग है, दिस इज़ नॉट ओनली कि आपके पास बड़ी बड़ी कैमरा होने चाहिए, आपके पास बड़ा ऑडियो सिस्टम होना चाहिए, आपके पास बड़े आर्टिस्ट होने चाहिए बॉलीवुड के या कुछ। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्री में काम कर रहे हैं, आपकी जो रियलिटी है ना, रियलिटी पे आप अपने बेस पे काम कर लीजिए। आप अपने गाँव में हैं, कहीं पे भी इशू हो रहा है, मुझे एक चीज़ बताइए, अगर गाँव में कहीं पे ऐसी कोई परेशानी है, बच्चों को सही तरीके से पढ़ाया नहीं जा रहा है, बिल्कुल, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम किसी के जॉब के खिलाफ जाएं, या हम कम से कम इतना गाँव में हम अगर एक वीडियो बना सकते हैं, और एक जहाँ पे मेरा 100 बंदे ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, कितना आज हमारा जो ग्लोबल विलेज है ना, बिल्कुल आप कहीं पे भी अपनी इन्फॉर्मेशन पहुँच सकते हैं। उस 100 ग्रुप के उसमें डाल देना है कि हमारे गांव में ये इशू है, 5 मिनट क्या 1 मिनट का क्लिप, कि हमारे गांव में ये इशू है, ये बच्चे स्कूल से भाग रहे हैं, मान लो स्कूल से भाग गए बच्चे, जाके वो क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके बैग्स पड़े हैं कहीं पे वहीं पे ग्राउंड में, तो ये बच्चे भाग रहे हैं, ये इनके पेरेंट्स को हम गुजारिश कर रहे हैं उनको ये, और उनके टीचर्स को बोल रहे हैं, और बच्चों की जिम्मेदारी है वो स्कूल जाए, वो ये थोड़ा सा अगर वो बनाते हैं ना, वो भी दैट्स अ डॉक्यूमेंट, वो दैट्स अ चेंज। आपने एक क्या कि आपने बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर बचाया, आपने बहुत सारे टीचर जो अनिवार्य थे उस चीज़ से, उनको बता दिया, उनके पेरेंट्स को बता दिया, कल जाके शायद वो अलर्ट हो जाएंगे कि हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं, वो जाके उनको स्कूल में वाच करेंगे, स्कूल में ख्याल रखेंगे, और उनका फ्यूचर कल बनेगा। और एक बच्चा भी अगर अपना फ्यूचर बिगाड़ रहा है, किसी गलत काम में पड़ रहा है,
तो वो कम से कम एवरेजन 10-12 लड़कों को अपने साथ लेके जाता है, खराब कर सकता है। तो ये बड़ा मसला है कि इसीलिए मतलब हमें अपने बच्चों को ना, अपने बच्चों को अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने के लिए तरगीब देनी चाहिए। हम कभी कभी मस्त होते हैं, कोई नहीं हमें घर में अच्छा माहौल है, नहीं, जो अच्छे लोग हैं ना उनके साथ उठने बैठने। और ख़ासकर मैं पेरेंट्स को बोल रहा हूँ कि जब भी उनके बच्चे किसी के साथ खेलते हैं या किसी बच्चे के साथ ज़्यादा अटैचमेंट होती है, उनको वॉच करो। कभी इस गफलत में मत रहो कि नहीं यार छोटे हैं लेकिन शैतान इनके पीछे पड़ा है, सोसाइटी के जो इवल्स है ना वो उनके पीछे पड़े हैं, उनको नहीं जाने देंगे। वो मासूम है, जैसे आप मोड़ लेंगे इस टाइम एक छड़ी की तरह है, तो वहाँ मुड़ जाएंगे, फिर आप वापस लाना चाहेंगे तब टूट जाएंगे वो जब बड़े होंगे। तो इसीलिए जो रियलिटी ये है कि कोई भी एज फिल्म मेकर उभर सकता है, कोई भी यंगस्टर किसी भी प्रोफेशन से हो, तो वो कंट्रीब्यूट अपनी सोसाइटी को करे। असल में ये मकसद नहीं है, दिस इज़ नॉट कि ये कोई प्रोफेशन आपको फुल फ्लेजेड प्रोफेशन लेना है कि मुझे अब डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बनना है या मुझे फिक्शन फिल्म मेकर बनना है या कुछ भी, यहाँ कोई प्रोग्राम मेकर बनना है। ये दरअसल एक सोसाइटी में आप इस टाइम जो मीडियम है ना हमारा, जो नई टेक्नोलॉजी है ना, उस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए अपनी सोसाइटी में इस्लाह करने की बात है जी। तो जब वो हम करेंगे ना तो हम रियलिटी को अपने सामने लाएंगे, जो भी सोशल इवल्स हैं उनको सामने लाएंगे, तो कोई मसला ही नहीं है, कोई कंट्रोवर्शियल भी नहीं बनती है। मैं एक चीज़ देखूंगा, मैंने बड़े प्रोग्राम्स किए हैं अटेंड, और बड़े ऐसे चीज़ें वहाँ पे रिकॉर्ड भी की हैं, अपनी टीम भी थी। कभी कभी मैं अपने मोबाइल से कर रहा था क्योंकि आप मोबाइल में अच्छे खासे हुए हैं, तो आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि कभी किसी ने मुझे नहीं बोला कि यार आप हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, कुछ ऐसा बोल रहे हैं। मैं क्योंकि मैं सॉफ्ट इसमें रहा हूँ, मेरे अगर आप स्क्रिप्ट्स देखेंगे ना इसमें डॉक्यूमेंट्रीज में, वो बहुत सॉफ्ट है जी। मतलब सॉफ्ट है, ये है कि मैं एक फिल्म बोलूँगा जो अभी हाल ही में एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में चली गई। दैट फेस्टिवल इज़ एलिजिबल फॉर ऑस्कर्स। ओके। तो उसमें मेरी फिल्म चली द क्रिएटर रिमाइंड्स। ओके। तो वो फिल्म है ऑलमोस्ट आधे घंटे की है, बड़ी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैंने बोला कि थोड़ा सा इसको, लेकिन आधे घंटे में मैंने हर चीज़ को टच किया है, हर चीज़। जैसे कि हम ह्यूमन राइट्स कहाँ पे हैं, ह्यूमन वायलेशंस कहाँ पे हो रही हैं, उनके राइट्स क्या थे, हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनके साथ कैसे नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे जो ग्रीन हमारी लैंड है उसके साथ नाइंसाफ़ी कैसे हो रही है, और हमारे जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके साथ आप देख लीजिए पॉलीथीन ऊपर डालते हैं किसी नाले पे तो सीधा एग्रीकल्चर लैंड में चला जाता है, और उसका रिजल्ट ये हुआ। मैं एक फिल्म पे इस टाइम काम कर रहा हूँ, मैं वो बताऊँगा, जो अभी माइक्रो ये दिस प्लास्टिक रेन हुआ वहाँ पे, रेनिंग हुई इंडोनेशिया में, हाल ही में हुई थी वो, तो उस बारिश में ना वो प्लास्टिक पाया गया। तो वो कैसे हम अपने जो सोसाइटी को, हम अपने यूनिवर्स को कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, और दिस इज गिफ्ट, ये क्रिएटर की तरफ से गिफ्ट है। आप इसके साथ नाइंसाफी करोगे ना तो यू विल बी आस्क्ड, आपको पूछा जाएगा और आपको इसके लिए पुनिश भी किया जाएगा। और छोड़ो अब वो तो हियर आफ्टर की बात है, वहाँ तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। अब दुनिया की बात करोगे ना, आपको ये फेस करना पड़ेगा, आपकी आने वाली जनरेशन ख़त्म हो जाएंगी, आपकी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। आपका जो एग्रीकल्चर लैंड है जिस पे लोग अभी डिपेंडेंट है, मुझे एक चीज़ बताएं, इंडिया जो है ना, हमारा जो कंट्री है, इसमें आप देखो कितने परसेंट लोग, 70% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। अगर हम यही पॉलीथीन्स उठा के डाल देते हैं, बोटल्स उठा के अपने खेत खलिहानों में डाल देते हैं, अपने जो पानी के रिसोर्स हैं हमारे पास उनमें डाल देते हैं, तो व्हाट इज़ योर फ्यूचर? आप फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हैं? अपने फ्यूचर के जो आने वाले लोग हैं उनको क्या आप कल क्या जवाब दे देंगे? तो मैं कह रहा था कि इसमें कि अब ये जो फिल्म उसमें होगी, तो उसमें जो मैं दरअसल स्क्रिप्ट पे बात कर रहा था, उसमें मैंने बड़ा सॉफ्टली बोला है कि देखो यार, हम यहाँ पे भी डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं, हम अपने एग्रीकल्चर लैंड को भी उड़ा रहे हैं, हम अपने बच्चों का फ्यूचर, हमारे बच्चे किस किस इश्यूज़ में आ रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, हमारे बच्चों किन मामलात में पढ़ रहे हैं, और हमें वो थोड़ा वो सिविल वो ना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं ले रहे हैं। मतलब कहीं पे गलत हो रहा है तो जाना दो, हम नहीं पूछ रहे हैं कि यार एक दुकानदार इतना सा बड़ा ठेला लेकर कहीं पे नाले में पॉलिथीन फेंक रहा है, हम उसको पूछ सकते हैं यार इसको कहीं पे रख दो। आज गवर्नमेंट ने बहुत सारे SBM चल रहे हैं प्रोग्राम्स, डिफरेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उसमें जाके आप उसको जो सेग्रीगेशन शेड है उसमें डाल दो, वहाँ पे आराम से ये ऐसे इसको मतलब डिस्ट्रॉय किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा कि एनवायरनमेंट को नुकसान भी नहीं पहुँचेगा।
अब ये देख लीजिए कि उस फिल्म में मैं ये चीज़ें बोल देता हूँ, फिर जो ह्यूमंस के साथ हमारी नाइंसाफ़ी और जो हमारी फिर माएँ बहनें हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी, बहुत सारी चीज़ों के को लेकर बहुत सारे, मतलब चाहे वो हम मॉडर्न के नाम से बात करेंगे या रिलीजन के नाम से बात करेंगे या सोशल इवल्स अपने खुद जो मतलब बनाए हुए हैं, अपने हिसाब से सोचे हुए हैं कि ये सोशल इवल है, तो उसमें हम देखते ही नहीं, तो उसके हिसाब से फिर टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, या अपनी जो क्या कहते हैं सेल्फ जो बड़ी में दिखाने के लिए कभी कभी वो टॉर्चर्स हो रहे हैं, बच्चे भी हो रहे हैं, हमारे मस्तूरात उसमें हो रहे हैं और हमारे लोग हो रहे हैं। तो उस चीज़ पे मैंने बात की है, जब मैं पूरा बोल रहा हूँ कि हम एग्रीकल्चर लैंड को ख़त्म किया, जंगलात को ख़त्म किया, सब कुछ हमने ख़त्म किया, फिर मैं बोलता हूँ उस स्क्रिप्ट में मेरा ये है कि डोंट वरी, बी कूल, कोई मसला नहीं है, आपको टेंशन नहीं है ना इस चीज़ का, रहने दो, आ जाओ मेरे साथ हम क्रिकेट खेलते हैं कहीं पे, या आ जाओ मेरे साथ हम डल में सैर कर लेते हैं यार, छोड़ो ये चीज़ें तो होती रहती हैं, हमें क्या 60 साल की एज गुजारनी है, फिर तो मरना ही है। तो लेकिन मैं दैट इज स्टाइल, वो तंजिया में बोल रहा हूँ वहाँ पे, लेकिन मकसद ये होता है कि मैं किसी को हर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ फिल्मों में। मैं हमेशा, अगर आप देखो मेरा बड़ा सॉफ्ट रहता, लेकिन मैं उनको थोड़ा सा जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मैं जगा सकता हूँ, मेरा काम है जगाना, मैं किसी को फोर्सफुली ये नहीं बोल सकता नहीं आप ये क्यों कर रहे हो, मैंने मैसेज पहुंचाई, मैंने कम से कम अपना पार्ट तो क्लियर कर लिया। अब उनका है कि वो करें ना करें, अब वो जवाब दे दें, वो जवाब जो आने वाली जनरेशन हैं उनको भी जवाब दे दें, और जब उनको यहाँ से गुजरना होगा, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, किसी भी जगह से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी मुल्क से हो, जवाब तो देना पड़ेगा उसको। ये चीज़ मैं और मेरा यही रहता है। और मैं बीच में मैं थोड़ा कंटिन्यू करूँगा, जो मैं रैन का बोल रहा था ना, ये इंडोनेशिया में जो ये आपको पता है आने वाले टाइम में मतलब अगर हम 4000 साल भी कोशिश करेंगे ना, अब इस जो हमने अभी तक डिस्ट्रॉय किया है अपने एनवायरनमेंट को संभालने की, हम नहीं संभाल पाएंगे इसको। अब ये है कि कम से कम जो जितना है अब उतना है, तो आगे मत बढ़ें इसको। मतलब मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जो हमारे लोग पॉलीथीन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बोटल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मतलब मैं 2-3 साइट्स पे इस साल गया, हमारे जो कश्मीर की जगह जैसे गुलमर्ग है, पहलगाम है, दूध पत्री वगैरह, मैं गया तो मेरे बच्चे भी साथ होते थे अपने फैमिली। तो गुलमर्ग में हम एक दिन गए, तो वहाँ पे मैं ऊपर वाले एक एरिया में गए, हमारे जैसे फैमिली के 10-15 बच्चे थे जी, तो पूरी फैमिली साथ थी। तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ वहाँ पे, मैंने देखा कि ऊपर जहाँ पे रीच बहुत कम है लोगों की, वहाँ पे पॉलीथीन्स पड़े हैं, वहाँ पे पैकेट्स के वो जो कवर्स होते हैं, जो लेज वेज खाते हैं, जो भी है चीज़, वहाँ पे बोटल्स पड़े हैं प्लास्टिक की, बहुत सारी चीज़, बहुत गंद पड़ी है। तो मैंने बच्चों को आवाज़ दे के बोला, मैंने कहा हम कुछ सोशल वर्क करें। तो जो उसमें बड़ी बच्ची थी, उसका नाम आयशा है, मेरे बड़े भाई की बच्ची, उसने कहा मुझे समझ आ गया आपने क्या बोलना है, चलो जी सफाई करते हैं। मैंने कहा अगर आपको लग रहा है ज़रूरत नहीं है तो फिर छोड़ दो, कहा नहीं ज़रूरत है। फिर वो सारे बच्चे जो मिलके, तो हमने जो भी कुछ साथ लिए थे, बैग साथ लिए थे, जिसमें रोटी चाय वाय वगैरह जो घर की चीज़ें थी, या जो शीट्स वीट्स लेते हैं, तो मैंने उनको खाली किया, उसमें डलवा दिया। आप यकीन नहीं करेंगे, एक ही जगह पे मैंने, जहाँ पे मैं बैठा था, मैंने कम से कम 3-4 बोरियां वहाँ पे जमा कर ली, और वो मैंने डाल दी यहाँ पे। और हम ये चीज़ इस टाइम फीड जो कर रहे हैं ना अपनी सोसाइटी को, अपनी एनवायरनमेंट को, उसका रीज़न ये हुआ कि इंडोनेशिया में आज बारिश, प्लास्टिक वाली बारिश होगी। तो ये अब कितना भुगतना पड़ेगा हमारे एग्रीकल्चर को, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे प्लांट्स को, हमारे पूरे अर्थ को, ये हमें भी अंदाज़ा नहीं है। तो इस पे मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको मैं जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके साथ साथ जो सोशल लेवल है उस पर चलता रहता है जी। बहुत अच्छा मतलब महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी अच्छी सोच रखते हैं और ऐसा कुछ करना चाहते हैं। तो रिवा अभी रिसेंटली शायद एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ये आपकी, जिसमें आपने एक लड़की के मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात करी है। तो थोड़ा सा आप हमें इसके बारे में बताएंगे। रेवा एक फिल्म ऐसी है जिस पे बहुत कम लोग बात करते हैं, खासकर जो हमारी सोसाइटी है ना, जो एशिया में सब कॉन्टिनेंट की बात करूँगा, तो यहाँ पे बात करना बहुत मुश्किल होता है इन टॉपिक्स के बारे में। जब मैंने भी पहले बात की ना, तो मैंने आज तक कभी घर में ये नहीं सुना होगा, या किसी भी सोसाइटी में ये नहीं सुना कि पीरियड्स होते हैं। और अगर कोई बोलता ना कि पीरियड्स की बात, लड़का कोई, तो मैं 10 बार देखता था कोई लड़की तो नहीं है आसपास, कि यार इसने गलत बात बताई। मतलब इतना टैबू बना रखा है इस चीज़ को हमें, कि एक आम सी बीमारी को, उस रेवा में वो लड़की बोल रही है, फिर मैं रेवा पे आ जाऊंगा, वो बोल रही है अगर मेरा हाथ कट जाएगा
मान लो मेरा हाथ कट गया या मेरी उंगली कट गई, मेरी उंगली से खून निकल गया, क्या घर वाले ये बोलेंगे कि अब आप नापाक हो, मतलब आप अपने घर में रहने के लायक नहीं है, या आप बर्तनों को हाथ नहीं लगा, तो आप बाहर जाओ? वो जल्दी सारे आ जाएंगे, मिलके बैंडेड करेंगे उसको, चाहे भाई हो, बाप हो, माँ हो, बहन हो, जो भी हो, वो उसको बंद करने की कोशिश करेंगे। तो वो उसमें जो रेवा है वो दरअसल जो सोशल टैबू एक बना है मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर, उसमें ये होता कि बहुत सारी औरतें, वो लड़की दरअसल जो उसमें है उसका नाम है रेवा ही नाम है उसका, तो शी इज फ्रॉम एक्चुअली मतलब ओरिजिनली शी इज फ्रॉम किश्तवाड़ और प्रेजेंटली शी इज इन उधमपुर। एक प्रोग्राम था हमारा एक डिपार्टमेंट का, तो मैं भी उसमें था, तो उसने वहाँ पे कुछ बातें कही इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो जब मैं सुना तो मेरे साथ टीम भी थी अपनी जी, तो हमने कुछ रिकॉर्ड वगैरह करवा दिया ऐसे। तो उसके बाद मैं, लेकिन ड्यूरिंग प्रोग्राम ही एक मेरे बहुत अच्छे अजीज दोस्त हैं, उसका नाम है दुलावर हुसैन, वो एक्चुअली रहे हैं, वो ही जर्नलिस्ट, तो वो कश्मीर उज़्मा के ब्यूरो चीफ भी रहे हैं जम्मू के लिए, जम्मू डिवीज़न के लिए। तो वो मेरे साथ थे, हम इकट्ठे, और भी मेरे साथ कुछ जर्नलिस्ट थे, तो हम वहाँ पे थे। तो अब उसने बोला कि यार दिस इज़ वेरी नाइस स्टोरी, हम इस पे काम कर लेते हैं। मैंने कहा यार ये मेरे को भी टच कर गई, तो इस पे थोड़ा सा आप सोच लीजिए। ही इज स्क्रिप्ट राइटर एक्चुअली, रेवा का भी उसी ने स्क्रिप्ट लिखा है, उसने बहुत सारी फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट लिखा है और अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। मतलब मैं एक चीज़ बताऊंगा कि अगर फिल्म मेकर कोई भी होता है ना, अगर इसके पीछे अच्छी टीम नहीं होगी ना, बिल्कुल वो अच्छा नहीं कर पाएगा। तो मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, अब मैं क्योंकि सबका नाम ले नहीं सकता हूँ, जितने भी लोग जुड़े हैं और जो मेरे साथ जिन्होंने काम किया है, चाहे वो दूरदर्शन में रहे हैं, चाहे यहाँ जर्नलिज्म के दौरान या मेरे डिपार्टमेंट से, तो हर एक से सपोर्ट मुझे मिला है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। जब मुझे किसी से कुछ सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो मैं बोलता हूँ यार मुझे फलानी जगह शूट के लिए जाना है, वो है, तो मुझे वैसा माहौल चाहिए, सही माहौल चाहिए, या फिर बोलने वाला होना चाहिए वहाँ पे, या कुछ होते हैं तो लोग तैयार हो जाते हैं वॉलंटरली सपोर्ट करने के लिए। तो फिर क्या हुआ कि मैंने उसको बोला कि यार आप इस पर स्टोरी शुरू करें बनाना। तो हम स्टोरी की, तो मैंने रेवा से मिलकर उनसे मैंने बोला रेवा जी आप मुझे नंबर दे दीजिए अपना, वही तो बात हुई उनसे, तो डिस्कस हुआ। तो मैंने उसको बोला कि हम आप एक स्टोरी बनाएंगे, तो कोई इशू तो नहीं है। उसने कहा नहीं सर मैं तो चाहती हूँ कि अगर ऐसा कुछ आप करें। मैंने कहा ठीक है, फिर हमने बना दी। तो लेकिन जो रेवा ने उसमें खुलासा किया ना इस चीज़ को लेकर, मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। और मैं सच बोलूँ कि मैंने कभी इसकी तरफ ध्यान नहीं गया था कि मेंस्ट्रुअल जो हाइजीन है इस पर क्या कर सकते हैं हम, लेकिन इससे पहले मैंने थोड़ा सा कुछ काम किया था इस पे, लेकिन वो उतना मैं कॉन्शियस नहीं रहा उसमें, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं उतना इंटरेस्ट भी नहीं रहा उस चीज़ में। मैंने कहा नहीं चलो चलता है तो इस चीज़ पे ज़्यादा। जब रेवा ने कुछ खुलासे किए कि जैसे उन्होंने बताया कि उनकी माँ कह रही है उस फिल्म में है कि जब हमें पहले मेंस्ट्रुअल जो साइकिल्स होते थे तो उस दौरान उनके जो सास ससुर हैं उन्होंने क्लियरली किया होता था कि हमारे कमरे में नहीं आना, हमारे लिए पकाना नहीं है आपको, हमारे लिए क्या कहते हैं हमें दिखनी नहीं चाहिए इन दोनों, और आप हमारे सामने कोई भी जूता पहन के नहीं आएंगे, मतलब इसके बगैर भी। मतलब आप देखो हमारी सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें हमें पता ही नहीं है। वो कह रही है रेवा कि मेरी माँ फिर, क्योंकि ये बेअदबी भी हो रही थी उनके सास ससुर के साथ, तो वो अपने बर्फ़ में, क्योंकि वो किश्तवाड़ के एरिया में कहीं बर्फ़ भी होती है ना कुछ एरियाज़ में, तो वो बर्फ़ में विदाउट शूज़ होती थी, कुछ नहीं पहना होता, तो ऐसे रहते। क्योंकि अगर मैंने शू बर्फ़ में भी पहने तो मेरे सास ससुर के मिजाज के खिलाफ हो जाएगा, उनके अदब के खिलाफ हो जाएगा। तो फिर जब वो कह रहे हैं कि जब हमारा रेवा करके जब मेरा पहला मेंस्ट्रुअल ये हुआ, पीरियड्स हुए मेरे पहले, जब वो इम्प्योरिटी जो उस मुकाम पे पहुंची, तो कह रहे हैं कि मुझे घर वालों ने बोला कि नहीं आप ऐसे क्यों बोला आपने कि मेरे पीरियड्स हो गए। कहा मुझे पता था इसके बारे में, तो उन्हें मेरा मुंह बंद कर लिया, सब ने बंद कर लिया। मेरी माँ ने कहा कि तू बेशर्म हो गई है, ऐसे थोड़ी बोलते। उसने कहा माँ दिस इज सिंपल ही, कि खून आ गया तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, मतलब मामूली सा छोटी सी बीमारी है, बिल्कुल, तो कोई सोशल टैबू तो है नहीं। कहा कि नहीं। कहा कि फिर क्या हुआ कि हमारे घर में मेहमान आ गए, और फिल्म में वो स्टोरी बोल रही, हमारे घर में मेहमान आ गए, माँ की तरफ से कुछ आ गए तो लोग, तो अब माँ ने खाना वाना पका लिया। तो अब उसके दौरान मैंने क्या किया कि उन्होंने खाना खाया तो मैं बर्तन धोने लगी। तो माँ आ गई किचन में, हाय आपने ये क्या किया, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपको ऊपर वाला बड़ा नाराज़ हो जाएगा, आपको ये होगा कि आप यहाँ से किचन, आप किचन में घुसे ही कैसे, पहले ये बताया, फिर आपने बर्तनों को हाथ कैसे लगाया। फिर मैंने क्या किया, मैंने देखा, फिर उसने मिट्टी लाई बाहर से,
फिर उसने साबुन लाई, मिट्टी लाई, जो जो उससे पॉसिबल हुआ उसमें बर्तनों में डाल दिया, 5-6 बार धो लिए, फिर उसको सेटिस्फाई हो कि ये ठीक साफ हो गए। मतलब कि मैं हैरान हो गया कि जो मैं अंदाज़ा ही नहीं कर सकता कि आज की सोसाइटी में हमारे साथ ये रवैया है, हमारे लोगों के और ह्यूमंस के साथ। तो फिर क्या हुआ कि फिर उसने और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें बोली हैं। अब कुछ सोशल मतलब पाबंदियां भी होती हैं हमारे लिए कि हम कुछ चीज़ें काटनी भी पड़ती हैं फिर। तो उसने बहुत बोल्डली वो चीज़ें बोली और मैं शी इज़ अ ब्रेव वुमेन, अब तो उसके बच्चे भी हैं। तो लेकिन उसने ये स्टेप ले लिया और आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने वो फिल्म डिफरेंट कंट्रीज़ में भी चली गई, मैंने जो हमारे जो अपने मुल्क में इंडिया में बहुत जगहों पे चली वो, तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट उसको किया और रेवा को जानने भी लगे। और रेवा से मतलब वो इस टाइम बहुत प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, तो उसको एक सपोर्ट भी मिला उस चीज़ से। तो होपफुली कि मैं चाहता हूँ कि ऐसे सोशल लेवल जितने भी हैं ये सामने आ जाएं और एक सपोर्ट भी मिले हमारे जो माँ बहनें हैं। तो वो फिल्म रही और उसमें ठीक ठाक मेरे कुछ अवार्ड्स भी रहे, कुछ जगहों पे अच्छे खासे नॉमिनेशंस भी हुई, अच्छा फेस्टिवल्स में चलाई गई, अच्छी तरह से मुझे स्क्रीनशॉट्स भी भेजे गए, मुझे लाइव जोड़ने के लिए कोशिश की गई, मतलब जुड़ा भी मैं। तो एक दिन जब वो यूएसए में चली तो वाशिंगटन में चली थी, तो मुझे उन्होंने मतलब इनविटेशन भेजा था कि आप इसमें है ना, क्योंकि वो वहाँ पे नॉमिनेशन में अवार्ड नॉमिनेशन में थी, तो आप शिरकत कर लीजिए इसमें। तो मैं रेडी था। तो उन दोनों मेरे बहुत ही सीनियर एक ऑफिसर अमेरिका में ही थे, तो उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि यार तू आ जा, हम दोनों अटेंड करेंगे इस प्रोग्राम को। तो लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे इश्यूज थे उस टाइम कि मैं निकल नहीं पाया, मैंने उनको सॉरी बोला। तो वो एक चांस जो था वहाँ पे उस टाइम मुझे जाने का, वो मैंने मिस कर लिया। तो उसके बाद बहुत सारे चांस मिले, बहुत सारे कंट्रीज में जाने का चांस मिला। तो लेकिन एक चीज़ है कि जो ये इश्यूज़ हैं जी, तो इसको जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे ना, तो ये इश्यूज ही रहेंगे। और हमारी जो माएँ बहनें हैं ये सोचेंगे हमेशा कि सचमुच ये टैबू है, सचमुच ये गलत है बोलना। तो अब ये है कि अब बोलने का भी अंदाज होता है। कभी किसी को खाना होता है ना, तो अगर वो जाके गली कोचे में बोलना शुरू करेगा मुझे खाना खाना है, मुझे खाना खाना है, तो वो थोड़ी चलेगा, या वो अपने मोहल्ले में चिल्ला के कहेगा। अब बोलना कहाँ है वो भी देखना है। मतलब आपको डॉक्टर के सामने जाना है तो डॉक्टर के पास जाना है, उसको बोलना है कि मेरे साथ ये इश्यूज हो रहे हैं। अपने माँ के साथ मतलब घर वालों को कभी कभी पता भी नहीं होता कि इसका पीरियड चल रहा है, तो वो उसको ऐसे काम करवा रहे हैं जो उसके लिए ठीक नहीं होते, उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं होते हैं। तो फिर आने वाले टाइम में जब यहाँ ऐसी लापरवाहियाँ होती हैं इस दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, क्योंकि लड़कियाँ छुपाती भी हैं, उनको पता भी नहीं होते हैं, या गलत कपड़ा इस्तेमाल कर रहे थे, पैड्स इस्तेमाल नहीं करते हैं प्रॉपरली, मैं सफाई का ख्याल नहीं रखते हैं। तो आने वाले टाइम में कैंसर इश्यूज भी आते हैं सामने। उनके बहुत सारे लोगों में ये पाए गए ड्यू टू अनहाइजेनिक जो उनके साथ चीज़ होगी वो, या उनके साथ आने वाले टाइम में जब वो बच्चा जनती हैं तो तब प्रॉब्लम्स होती हैं, या पहले वो माँ ही नहीं बनती हैं, या कुछ और इश्यूज बन जाती हैं उसके साथ। तो जब तक हम अपनी माँ बहनों को ये अवेयर नहीं करेंगे इसके बारे में, या वो जानेंगे नहीं, या हम अपने घर में थोड़ा सा उनको ये फील नहीं कराएंगे कि नहीं यार हम आपके खैर ख्वाह हैं, माँ है वो उसको बोलेगी कि आपको ये प्रॉब्लम्स हो जाए मुझे बोला करें आप, बाप है वो बोल सकते हैं, भाई है मैच्योर अगर है, बड़ा भाई है वो बोल सकते हैं कि यार दिस इज नेचुरल, इसमें कोई इश्यू नहीं, फर्ज है। और एक लड़की को भी ये इसके बारे में एजुकेशन हासिल करना बड़ा ज़रूरी है कि एक इन्फॉर्मेशन हासिल करना बड़ा ज़रूरी है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसके साथ थोड़ी भी लापरवाही करें तो आने वाले टाइम में हमें कैसे भुगतना पड़े। ओके, तो एजाज साहब आप मुझे ये बताएं कि कैसा आपको फील होता है जब ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि ग्लोबली जो है आपके काम को अप्रिशिएट किया जाता है? जी बहुत खुशी हो रही है कि मैं कभी इससे पहले अब 2-4 साल ही हो गए मैंने थोड़ा सा सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर लिया यहाँ के। तो मेरी जब भी फिल्में आती थी ना, मैं तो रहने दो, कहीं दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं जो अपना मकसद है मेरा कि मैसेज पहुँचा वो पहुँच गई। चाहे किसी ऑडियंस, देखिए बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में चले मेरी फिल्में, बहुत यूनिवर्सिटीज़ में चली, बहुत सारी कंट्रीज़ में चली, बहुत सारे फेस्टिवल्स में चली, यहाँ पे जैसे J&K में या इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स में चली। तो मैं सोच रहा था कि उस टाइम कि नहीं, मैसेज जो मैंने देनी थी वो देना, अब सोशल मीडिया पे आने से क्या फ़ायदा है। लेकिन फिर कुछ ऐसे यार दोस्त हैं मेरे, उन्होंने कहा नहीं यार आप ऐसे
बैठते हैं। उसमें जो हमारे मतलब मेरे बड़े भाई हैं सनम एजाज साहब, मतलब मैं बड़े भाई मानता हूँ उनको, उन्होंने भी बोला 2-4 बार यार तेरी फिल्म आ गई वहाँ पे, तो चलो इंटरव्यू कर लेते हैं, चलो ये करते हैं। तो तब से मैं उन्होंने बूस्ट कर लिया। कुछ और मेरे दोस्त हैं जर्नलिस्ट, उन्होंने कर दिया कि नहीं थोड़ा सा इसको लाओ कि कहीं पे दिखाओ कि हो रहा है ये, कम से कम और भी लोग इससे थोड़ा सा उनको भी एक प्रेरणा ले कि यार ऐसा हम कर सकते हैं। तो फिर जाके पिछले 3-4 साल से मैंने थोड़ा थोड़ा सोशल मीडिया पे आना शुरू किया, लिखना शुरू किया, पेपर्स में लिखना शुरू किया, मतलब उसमें राइजिंग कश्मीर है या ग्रेट कश्मीर है या मॉनिटर है, कश्मीर मॉनिटर, पेन है, और ये क्या कहते हैं, और भी बहुत सारे कश्मीर उज़्मा है, बहुत सारे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस चीज़ के बारे में, और मेरे आर्टिकल्स भी आते थे। इसके साथ साथ उन्होंने मतलब जब भी इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पे नॉमिनेशन या अवार्ड में होता था तो वो ठीक ठाक कवरेज भी देते थे और लोगों को अवेयरनेस भी मिलती थी। तो उस हिसाब से फिर 3-4 साल से ही मैंने उसको, तब तक मैं सिर्फ ये कि मेरा जो टीवी पे प्रोग्राम्स आते थे, चाहे दूरदर्शन पे आते थे या किसी प्राइवेट जो बाहर के चैनल से उन पे आते थे, तो लोग स्क्रीन पे ही देखते थे, उनको ये लग रहा था कि बस ये इसी तक शायद महदूद है। तो फिल्म मेकिंग का मैं कम ही दिखा, मैं सोच रहा था कि चलो जहाँ जहाँ दिखाना था मुझे वहाँ दिखा लिया, अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता तो अब इसमें ये हो गया कि अब ठीक ठाक प्रोग्राम्स में भी जाना पड़ता है, कहीं कहीं पे थोड़ी क्लियरेंस भी देनी पड़ती है कि कैसे क्या किया, क्यों किया, तो वो चीज़ें हैं। ओके, 2025 ईस्टर्न फ्रॉग फिल्म फेस्टिवल यूएसए में आपकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म देवदार रूट्स ऑफ पैराडाइज जो है वो स्क्रीनिंग के लिए सिलेक्ट हुई जी। तो वो पल, वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? खुशी का मोमेंट था। उससे पहले भी बहुत सारी फिल्में सिलेक्ट हुई थी। अब मुझे लगता है हाँ, उससे पहले 1-2 बार मैंने कुछ फिल्म का जिक्र किया था, तो फिर मैंने किया नहीं, तो वो अच्छा था। लेकिन उसमें ये है कि वो बड़े इन्वॉल्व थे उसमें, जो फिल्म फेस्टिवल वाले थे बड़े इन्वॉल्व। वो जो उनके जो फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझे कॉल बहुत बार किया कि यार आप यहाँ पे आ जाइए, आप सर यहाँ पे आ जाइए। तो मैं बड़ा मेरा मन कर रहा था वहाँ पे, लेकिन वो बड़े इन्वॉल्व हो गए उसने। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे अवार्ड भी इसमें दे दिया, जूरी अवार्ड मुझे मिला उसमें। तो लेकिन तब जाके ज़्यादा मैंने उसको थोड़ा हाइप मिला कि जब मुझे लगा कि नहीं दे यार उन्होंने खुद अपने लेवल से ना बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में उस फिल्म को चलवाया। मतलब उन्होंने एक शायद गवर्नमेंट के साथ उन्होंने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया कि ये फिल्म हम चलाएंगे। उसी में से मुझे कुछ स्कॉलर्स ने कॉल किया था कि सर हमने आपकी फिल्म अपने, और वो इंडिया से थे, वो बाहर काम कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि हमने अपने जो रिसर्च टॉपिक में ये फिल्म आपकी इंक्लूड कर दी है। तो मैंने कहा दिस इज़ वेरी गुड फॉर मी, ये अच्छी बात है मेरे लिए। ओके, ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो आप बनाना चाहते हैं लेकिन अभी तक बना नहीं पाए? बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, मैं क्या बोलूं। कोई एक ऐसी? मैं कह रहा हूँ कि कभी कभी मेरे पास इतना टाइम होना चाहिए था कि मैं पूरा इसमें अच्छी तरह से टाइम दे पाऊँ। आप यकीन नहीं करेंगे, तो क्योंकि कल शाम को मुझे पता चला कि मुझे यहाँ पे आना है, तो मेरा एक काम चल रहा था, एक डॉक्यूमेंट्री मेरे स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है। वो जो मैं बोल रहा था अभी कि जो माइक्रो प्लास्टिक रहन हुई वहाँ पे, उस पे काम कर रहा था मैं रात कल 2:45 रात के सोया हूँ रात के, क्योंकि मुझे कुछ मैं रिसर्च वर्क उस पे कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से। मेरे कुछ दोस्त भी लगे हैं उसमें जो स्क्रिप्ट राइटर वगैरह हैं। तो ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप मेरा मोबाइल चेक करेंगे ना, यू विल फाइंड एटलीस्ट 50 टॉपिक्स, कम से कम 50 के करीब टॉपिक्स इसमें होंगे जिसमें मैं सोच रहा हूँ यार मुझे फिल्म बनानी है। अब कभी कभी क्या होता है कि आप सब चीज़ों पे फिल्में नहीं बना सकते। जब मुझे लगे कि नहीं यार, अगर हर एक चीज़ पे हम फिल्म बनाना शुरू करेंगे ना, तो मेरी तो एज पूरी जाएगी, फिल्में कंप्लीट नहीं होगी। तो फिर मैं क्या कहता हूँ, फिर मैं कुछ टॉपिक्स को मिलाता हूँ। तो उसमें कोशिश करता हूँ कि सबको थोड़ा थोड़ा मैं टाइम अटेंड कर पाऊँ, सब थोड़ा सा अटेंशन दे पाऊँ। तो थोड़ा इंसाफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये है कि फिल्म मेकिंग में कभी कभी इंसाफ होता भी, और सब्जेक्टिव है। मे बी आप मेरी फिल्म देखेंगे, आपको अच्छी नहीं कहेंगे कि क्या फिल्म बनाई है, तो मुदस्सर साहब देखेंगे ये बोलेंगे क्या फिल्म बनाई है, बहुत अच्छी है। तो सब्जेक्टिव है। तो ये मैं कहूँगा कि जितना आज तक किया है तो लोगों ने बड़ा प्यार दिया उस चीज़ के लिए। मतलब खासकर जो बाहर लोग हैं जो देख रहे हैं, मतलब चाहे हमारे मुल्क में या मुल्क से बाहर लोग हैं जो देखते हैं, जो उनकी मैसेजेस आती हैं, उनके मेल्स आते हैं, उनके व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। कभी कभी इतने सारे अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो मतलब शाम का खाना भी कहते हैं कि बस पेट भर गया। अच्छा है कि कम से कम लोगों ने कम से कम इसको अप्रिशिएट किया, तो दैट्स एनफ। तो वो चीज़ें होती हैं। तो जी, आपकी कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो आपके दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है, और अगर आपके दिल के करीब है तो क्यों है, वो भी हमें बताएं।
आपको पता है मेरी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज जो सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब है। मतलब जब माँ बाप के बच्चे होते हैं ना जी, अगर किसी के 3-4 बच्चे होते हैं ना तो 3-4 बच्चे सारे दिल के करीब होते हैं। बिल्कुल। अब कुछ चीज़ों में अब बच्चों के साथ कुछ किसी बच्चे में कुछ अलग खासियत होती है तो बिल्कुल। इंसान हो। मेरी एक फिल्म है जो मैंने अभी बोला द क्रिएटर रिमाइंड्स, उसमें मैंने तकरीबन वो फिल्म खुद देखी होगी 15-20 बार। जब भी मुझे टाइम मिलता है ना मैं चाहे मैं मोबाइल पे देखूं चाहे लैपटॉप में देखूं या चाहे छोटा सा प्रोजेक्टर है उस पर देख लूं तो मैं अभी टाइगर हॉल में था तो मैंने कोशिश की थी कि वहाँ क्योंकि मुझे दिखानी नहीं है वो यहाँ पे कभी उसमें कुछ और भी हमारे कुछ कमिटमेंट्स होते हैं कुछ लोगों के साथ बाहर जैसे है तो हम ऐसे पब्लिक के लिए भी वो शो नहीं करते हैं तो मेरा मन कर रहा था कि मैं टाइगर हॉल में जाके वो उसको अकेले देखूँ बड़े स्क्रीन पे। तो क्योंकि मैंने तकरीबन जब वो 2-3 बार पहले देखी ना मैं अपने आंसू को नहीं रोक पाया। मतलब दैट्स नॉट मतलब कोई फिक्शन नहीं है जो लेकिन जो मैं इमोशनल समझ रहा हूँ ना जो मेरी एक अटैचमेंट खासकर जो सोशल प्रॉब्लम्स है ना यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम नहीं है आपको ये पूरे वर्ल्ड में है। आप ये ना समझे कि सिर्फ हमारे सब कॉन्टिनेंट में ये इश्यूज हैं ऐसा कुछ नहीं है। पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे ना हर तरह की परेशानियां हैं। मतलब इंसान परेशान है जॉब के लिए, इंसान परेशान है सस्टेन नहीं कर पा रहा है वो कोई चीज़, कुछ मिला लाइफ में उसको नहीं चला पा रहा है। अच्छा कोई किसी के पास फैमिली है वो तब कोई इश्यूज हैं उसके साथ वो शायद नाइंसाफ़ी कर रहा है उनके साथ यहाँ इंसाफ नहीं कर पा रहा है। किसी के पास फैमिली नहीं है वो उस परेशानी में। तो बहुत सारे इश्यूज हैं लोगों के, मतलब इमोशनल इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं। अच्छा बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं लोगों को। उसके साथ साथ जो हमारे अब वही बीमार नहीं है लोग सोच से, मतलब कुछ होने के बाद भी कुछ नाशुक्रे हैं तो कुछ न होने के बाद भी शुक्रगुजार है। बिल्कुल सही बात। अब बीमारी डिफरेंट टाइप की है। अब ये बीमारी सिर्फ लोगों तक ही महदूद नहीं है, अब ये बीमारी लोगों ने ना हमने मतलब आई एम अमंग द पीपल तो अब हमने ये बीमारी अपनी सोसाइटी को भी दे दी। अब मेरे प्लांट्स भी सफ़र कर रहे हैं। अब मेरे जो यहाँ पे डिफरेंट हमारे अच्छे लैंडस्केप जगहें मतलब ग्रीनरीज हैं, बड़ी बड़ी अच्छी जगहें हैं देखने के लिए। JNK में तो मतलब आपको खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ें हैं क्योंकि मैंने बहुत ट्रैवल किया है लाइफ में, मैंने बहुत सारे जगहें देखी हैं। लेकिन कहते हैं ना कि वो मेरा दिल बाहर आता है जब मैं कश्मीर अब वापस आ जाता हूँ, मेरा दिल बाहर। आप यकीन नहीं करें मैं कल ट्रैवल कर रहा था, मुझे जब यहाँ पे आना था तो ठीक ठाक डिस्टेंस था इन हंड्रेड्स, तो मेरा ट्रैवल था ऑलमोस्ट 2.5 घंटे का जी। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे मैं 7 घंटे में पहुँचा क्योंकि मैं हर जगह पे रुकता था। मुझे कुछ भी अच्छा लगता था मैं रुकता था। मेरे पास फ़ोन ठीक ठाक इसकी रेजोल्यूशन अच्छा है तो मैं 4K में उसके शॉट्स भी लेता था, वहाँ पे बैठता था। और आप इसमें एक चीज़ है कि क्योंकि आपने बोला ना कि आपके दिल के करीब कौन सी फिल्म है, जब ये चीज़ें बनती कैसे हैं दिल के करीब, जब मैं कहीं पे होता हूँ ना मतलब किसी जगह मैं कोशिश करता हूँ मेरे साथ कोई ना हो यार, मैं अकेले रहूं यार, इसको थोड़ा ऑब्जर्व करो। मैं जब किसी पहाड़ी पे बैठता हूँ ना, छोटी सी नीचे वैली होती है या कहीं नहर होती है या कुछ रिवर कुछ भी हो ये, फिर मैं जब उसको गौर करता हूँ ना, आप बिलीव नहीं करें मेरे आंखों से आंसू निकलते हैं यार। मतलब जिसने ये बनाया है ना कितना खूबसूरत है, वो कितना खूबसूरत होगा। एक तो ये है और एक तो ये है। अच्छा दूसरी बात ये है कि यार अगर पूरी दुनिया जुड़ जाए ना, पूरी दुनिया की ताकतें जुड़ जाएंगी, जो ये पानी का कतरा है ना इसको ओरिजिनल बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, विदाउट यूजिंग जो हमारे पास ऑलरेडी है, जो सोर्सेस ऊपर वाले ने दिए हैं, उनको इस्तेमाल करने के बगैर अगर वो पूरी दुनिया जुड़ जाए, इसको पूरी जो भी हमारी साइंस है, जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है, उसको बनाने के चक्कर में उनकी सदियां गुजर जाएंगी, कयामत आ जाएगी, वो नहीं बनेगा। कितना खूबसूरत बनाया है इस ऊपर वाले ने हर चीज़ को। और मैं एक चीज़ बताऊंगा कि जो हमारी सेल है ना अंदर, हमारे तो करोड़ों की सेल्स से हमारा जिस्म बना है, चाहे हमारी बॉडी है, हमारा जो भी है, मतलब सेल से तो हम डेवलप हुए हैं ना। तो अगर आप खुद अंदाज़ा लगाएं, मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था उसमें कि अगर मतलब न्यूयॉर्क जैसी सिटीज़ है ना, लाखों में होंगे ना, लाखों में हम न्यूयॉर्क जैसी सिटी, फिर एक सेल जो हमारे पास अंदर सेल्स पड़े ना करोड़ों में, एक सेल बनाने की कोशिश करेंगे, एक सेल बनाने के चक्कर में पड़ेंगे। पूरी हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारी साइंस है, तो न्यूयॉर्क जैसी लाखों सिटीज़ चाहिए एक एक
चीज़ उसमें डालने की, उसमें फीलिंग्स भी आपको डालनी है, कहीं पे इमोशंस उस सेल में लाना है, कहीं पे उस सेल में गुस्सा लाना है, कहीं पे उस सेल में आंसू लाने हैं, मतलब रोना है कहीं पे, कहीं दुख हो रहा है, कहीं खुशी हो रही है, उस सेल में वो फीलिंग्स लाने के लिए आपको इतनी एक मशीनरी जो लगेगी ना, तो लाखों में वो चीज़ चाहिए वो एक सेल डेवलप करने में। फिर जिसने एक बॉडी दी है ऊपर वाले ने, जो एक इंसान को एक जिस्म दिया, एक ये कीमती कितनी है, और इसका जो बनाने वाला है ना वो कितना फिर खूबसूरत होगा, वो कितना जानने वाला होगा, उसके पास क्या नॉलेज होगी। तो ये चीज़ें जब होती हैं तो इसके हिसाब से फिर, इसीलिए मैंने ये सारी डिटेल्स क्यों बोली, क्योंकि मैंने कहा कि जो द क्रिएटर रोमांस है ना वो सब्जेक्टिव है। मैं जब अगर कोई आम इंसान देखेगा ना, वो देखेगा यार क्या सीनरी है, गुलमर्ग के भी वीडियोज़ हैं इसमें, पहलगाम के हैं, इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स के हैं, अच्छा हर जगह पे हैं जी। अच्छा वो उस चीज़ को देखेगा, लेकिन जो उसके अंदर फीलिंग्स है ना, जो उसके अंदर स्क्रिप्ट का वो मटेरियल है, जो वो उसमें जो मेरा जो नरेटर है वो जो बोल रहा है, जो इसमें लोग बोल रहे हैं, जो उसमें जो हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, जो वो चीज़ें जाहिर करती है ना, वो थोड़ी कोई आम इंसान समझ पाएगा। तो वो चीज़ है कि ये फिल्म मेरे दिल के करीब इसीलिए है कि तकरीबन और भी बहुत सारी फिल्मों का मुझे नाम याद आ रहा है, लेकिन फिलहाल मैं इसी की बात करूँगा। तकरीबन हर चीज़ को मैंने टच करने की कोशिश की है इसमें, चाहे हमारा एनवायरनमेंट है, चाहे हमारी अर्थ है, चाहे हमारे लोग हैं, चाहे हमारे वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे हमारा एग्रीकल्चर लैंड है, चाहे हमारे जो नेचर ब्यूटी है यहाँ पे, हर एक चीज़ को मैंने कोशिश, चाहे हमारे जो छोटे बच्चे हैं, चाहे हमारे जो औरतें हैं, उनको थोड़ा सा टच करने की कोशिश की है इसमें फिल्म में लाने की, कि यार कहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है, थोड़ा सा हम कर सकते थे इसमें। अगर आप मस्ती में हैं चलो ठीक है, आप मस्ती में ही रहो, चलो हम क्रिकेट खेलते हैं, चले हम डल पे घूमने जाते हैं, चलो हम जहाज़ में सफ़र कर लेते हैं, चलो हम अपनी अयाशों में रहते हैं, कोई मसला नहीं है, ख़त्म हो रहा है सारा तो होने दीजिए, छोड़ दीजिए उसको। तो इसलिए थोड़ा सा ये इन दिनों की जो फिल्म है ये मेरे दिल के थोड़ा करीब है। ओके जी। तो आपके काम के दौरान जो है आपको बहुत सारे चैलेंज को फेस करना पड़ता होगा, कैसे आप खुद को मोटिवेट करते हैं फिर आगे बढ़ने के लिए? जो भी कोई काम करता है जी, चाहे अगर अच्छा करे या बुरा काम भी करे, तो चैलेंज तो रहते हैं जी। तो उन चैलेंज को फेस करने के लिए इंसान को कुछ न कुछ मतलब कहते हैं ना वो बैक एंड में दिमाग में होना चाहिए कि मैं कर क्यों रहा हूँ। जब आपको लगे ना कि मैं किसी अच्छे कॉज के लिए कर रहा हूँ, तो अगर मुझे परेशानियाँ भी इसमें आ जाएंगे तो मुझे इसका सिला मिलेगा। बिल्कुल। तो तब वो चैलेंजेस कोई ज़्यादा इशू नहीं बनती हैं। और मैं एक चीज़ बताऊंगा कि मेरी चैलेंजेस इस वजह से कम हो जाती हैं कि मैं जो भी काम करता हूँ कि अगर कोई भी उस चीज़ के बारे में जानता है, जिस सोसाइटी में मैं जाऊँ, जिन लोगों से मैं मिलूँ, या जिस तरह का मैं मटीरियल बनाऊँ, तो इतना तो मुझे क्लियरली पता होता है कि किसी को हार्म नहीं होगा इस चीज़ से जी, किसी को नुकसान नहीं होगा। अब कभी कभी क्या होता है कि कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बोलनी पड़ती हैं, कुछ गलत ऐसे इस लेवल का होता है, बोलनी पड़ती है। अब वहाँ पे भी हमारे जो हिकमत अमली है ना जी, थोड़ा सा ऐसी स्ट्रेटजी होती है जो अपनाते हैं कि चलो उसके साथ कुछ बुरा भी नहीं होना चाहिए, और लेकिन जो उसमें वो चीज़ है तो वो भी हम थोड़ा सा उसको उजागर मतलब दिखा पाए, या उसको उस चीज़ पे हम डिस्कस कर पाए, तो या शूट कर पाए वो चीज़, तो लेकिन उस चीज़ का तो ख्याल रखते हैं। बाकी चैलेंजेस तो आपको कहीं ना कहीं आ ही जाती हैं। मतलब कभी कभी मेरा ये भी होता है कि जब मैं फिल्म सबमिट करता हूँ ना, तो मुझे बहुत सारा सेगमेंट उसमें बाहर निकालना पड़ता है। वो भी एक चैलेंज रहता है। और हमारे लिए ये रहता है, बड़ा मुश्किल होता है कि जब आपने एक फिल्म अपने मिजाज से बनाई ना, मैं कह रहा हूँ इससे बड़ा चैलेंज कोई नहीं हो सकता, अपने मन से बनाई, और अपना जो एक देखो फिल्म में एक फ्लो होता है, ऐसा ही नहीं है कि मैंने कोई फिल्म तैयार करनी है, मैंने उसका देखा ही नहीं है कि कैसे शुरू करें, कैसे एंड बनाए, क्या रहेगा, मेन बॉडी क्या रहेगी, वैसा कुछ नहीं होता फिल्म में। फिल्म एक पानी की धार की तरह होती है। आपने एक धार जब शुरू हो जाती है तो कहीं फिर एंड हो जाता है, या जो उसमें रवानी होती है ना, जिसमें एक फ्लो होता है ना, वो अगर कहीं पे टूट जाता है ना तो वो इशू बन जाता है। और कभी कभी हमें क्या आता है, किसी जगह पे जब किसी प्लेटफॉर्म पे हमारी फिल्म चलनी होती है, तो वहाँ पे हमें जो प्रीव्यू टीम होती है उनके, तो वो बोलते हैं कि ये वाला सेगमेंट आपको बाहर करना पड़ता है। तो मेरे लिए कभी कभी इतना मुश्किल होता है वो चीज़ करना, मैं कहता हूँ यार दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, या इसमें मेरी मैसेज छुपी थी। फिर मैं उनको मेल के ज़रिए या फ़ोन के ज़रिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यार इसमें मेरा ये मकसद है। अगर ये इसमें निकल जाएगा ना, तो कुछ लोग फिर इसको एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ ये सही बात है, हमने अंडरस्टैंड नहीं किया।
तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि नहीं सर, हमारे लिए अब इशू होगा कि ये हमारे लिए अब मैंडेटरी है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए इसमें, तो फिर वो करना पड़ता है। तो वो चीज़, वो चैलेंजेस भी रहती हैं, शूट के दौरान चैलेंज भी रहते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज भी रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी इक्विपमेंट भी देखिए, अब जिस प्लेटफॉर्म पे आप दिखा रहे हैं तो इक्विपमेंट भी उस हिसाब से है, शूट भी इस हिसाब से होना चाहिए, उसमें लैंग्वेज का भी ख्याल, क्योंकि मेरी ज़्यादा फिल्में इंग्लिश में ही बनती हैं, तो उसमें हर चीज़ स्क्रिप्ट में लैंग्वेजिंग का बड़ा ख्याल रखता है। और अब कभी कभी क्योंकि हम इसमें एक चीज़ और मैं कश्मीरी जो हमारी लैंग्वेज है उसको भी, मतलब कश्मीर का तो टच देता हूँ मैं फिल्म को, वो फील देता हूँ। और आप मेरी फिल्म में एक चीज़ और पाएंगे, मैं थोड़ा सा उसको स्पिरिचुअल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब स्पिरिचुअली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं यार, मतलब ऐसा है नहीं कि अल्लाह ताला बचाए कि लोग मतलब कम मानने वाले हैं ऊपर वाले को, मतलब मैक्सिमम पोर्शन मानने वाला है, मैक्सिमम क्या सभी 99.90% तो मानते ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब उनको ये चीज़ है ना, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, जो इमोशंस है, इनके साथ थोड़ा सा किसी चीज़ को बात करना, कोई बात करेगा ना इस चीज़ के साथ, तो बंदे में थोड़ा सा असर तो हो जाता है। तो वो चीज़ करते, उस चीज़ को डेवलप करने के लिए जो चैलेंजेस आते हैं वो कभी कभी करने मतलब हमारे लिए चैलेंजिंग रहता है कभी कभी। और उसके साथ साथ जो हमारे बाकी चीज़ें हैं सोसाइटी में, कुछ चीज़ें नहीं बोलने के लायक होती हैं, बोलनी पड़ती हैं, या कुछ चीज़ें हो कि बोलना चाहते हैं तो नहीं बोल पाते हैं, तो वो चैलेंजेस तो रहते हैं। फिल्म मेकिंग में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी डायरेक्टर होगा या कोई भी फिल्म मेकर होगा जो 100% अपना दिल की भड़ास निकाल पाएगा फिल्म में, जो बड़ी बंदिशें होती हैं, चैलेंजेस तो हैं। वो तो फिल्म के बाद भी होती है, तो फिल्म से पहले भी रहती है। तो आप हमें ये बताइए कि जो आज के यंग फिल्म मेकर्स हैं, जो आप सामने आ रहे हैं, कुछ नया करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं? पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा कि हमारे यहाँ पे JNK में बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं जो अननोन हैं, जिनको लोग जानते नहीं हैं। बिल्कुल, बहुत सारे, मतलब जानते हैं, मतलब छोटी सी कम्युनिटी जानते हैं जी, थोड़ी छोटी सी कम्युनिटी उनको जानती हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे दूंगा, हमारे कश्मीर से लोग हैं, मुश्ताक अली साहब जिसका भी फेस्टिवल हुआ था, उसमें मेरी दीदार भी चली थी, वो हैं, या बहुत सारे लोग हैं, गुल रियाज है, शाहजाद शबीर हैं, अच्छा ये शाहजाद रसूल हैं, उमर इम्तियाज़ हैं, वो बहुत सारे, मतलब मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। तो बलबीर, हमारे जो नए फिल्म मेकर हैं, बलबीर सिंह, वो उसने उसकी फिल्म में भी आई थी, बहुत अच्छी थी। अच्छा, गुल रियाज की फिल्म में आई थी, उसने अच्छा खासा। और एक फिल्म एक आई थी बट कोच, अभी जो 2 पंडित लड़के हैं फिल्म मेकर्स हैं, वो दिल्ली में रहते हैं अभी, कश्मीरी, लेकिन करते हैं अच्छा कश्मीरी। मैं क्योंकि फेस्टिवल में थे अभी, यहाँ पे एक हमारे जम्मू से हमारे एक दोस्त हैं रोहित जी, उसने फेस्टिवल किया ऑर्गेनाइज यहाँ पे। और ऐसे फेस्टिवल जो इम्पोर्टेंट रहते हैं ना, मैं इनको बोलता इनकी इम्पोर्टेंस क्यों है। मैंने बोला, पहली बात मैंने आपको बोली थी कि जब तक हम सोसाइटी को उसका चेहरा नहीं दिखाएंगे, आईना नहीं दिखाएंगे ना, तब तक वो नहीं, उसको लगेगा कि हम सब कुछ हमारा ठीक जा रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है। तो इन फेस्टिवल्स में वो चीज़ सामने आ जाती है और सीखने को बड़ा मिलता है। मैं एज अ फिल्म मेकर मैं बताऊंगा कि मैंने जब इन की फिल्में देखी ना, मतलब तो मुझे भी बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स मिले, और ये भी लगा कि नहीं यार, कश्मीरी जो टच है ना, हमारा जो पिरवर्स ना इमेज पिरवायर थोड़ा सा कैसे आसुन आत्मस कहीं ना कहीं ज़रूरी। और ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं डाला, हर एक फिल्म में मेरा रहता है, चाहे मेरी USA में, UK में, जहाँ पे भी फिल्म चलती है, तो कश्मीर वाला वो टच वहाँ पे ज़रूरी आ जाता है। तो ऐसे फिल्म मेकर जो अभी हमारे हैं, जो अच्छा इरशाद साहब हैं, इरशाद बशीर हैं, वो बना रहे हैं, अरशद शेखर हैं, वो बनाते हैं, बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैं, अब मैं सबका नाम नहीं ले सकता। तो ये हमारे लिए मतलब मैं कहता हूँ जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको सिखाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अभी हमारा जब ये प्रोग्राम चल रहा था, उसमें हुमायूं कैसर साहब थे, जिसका प्रोग्राम बड़ा धड़कन फेमस था रेडियो के, तो वो ट्रेनिंग्स दे रहे थे वहाँ पे। हमारे ललित जी आए थे मुंबई से, जो अच्छे एक्टर्स हैं, रजा मुराद साहब आए थे, बहुत सारे एक्टर्स आए थे जिन्होंने वहाँ पे क्लासेस भी दे दिए और सिखाया भी इन फेस्टिवल्स में। और इनका मैं एक चीज़ बताऊँगा, मैंने मुश्ताक साहब को 10 बार उनको मुबारकबाद दी थी इस चीज़ के लिए कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे लोकली प्रोवाइड कर दिया। मैं बड़े शान से अपनी फिल्में दिखाता हूँ डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, लेकिन अगर मेरे अपने लोग नहीं देखेंगे बिल्कुल तो फ़ायदा क्या हुआ। अगर हम जो फिल्म मेकर्स यहाँ पे हैं, फिल्में बनाते हैं, और अब यहाँ पे हमारे फिल्म मेकर सिर्फ अब स्टेट में ही काम नहीं कर रहे हैं, या स्टेट लेवल पे, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी काम कर रहे हैं। हमारे कुछ बड़े इस टाइम अच्छे एक्टर्स हैं जो काम कर रहे थे, जैसे मीर सरवर है, अच्छा अभी क्या कहते हैं शाहिद लतीफ़ है, अच्छा जावेद खान है, गोरा उसका नाम है, अच्छा और एक्टर्स हैं
जिन्होंने अपना अच्छा खासा काम भी किया और अपना जो कश्मीर वाला फील है ना अपने कैरेक्टर में, वो भी वहाँ पे दिखा रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं, आने वाले फिल्म मेकर्स हैं, उनको इस पॉजिटिव माइंड सेटअप के साथ आना चाहिए कि हम अपनी सोसाइटी को अपने कंटेंट से कुछ दे पाए। ऐसा नहीं कि हम सोशल मीडिया पे आ जाएं कुछ भी बोलें। हम सोशल मीडिया पे आके कुछ भी कंफ्यूजन डालें, कोई भी मिस कम्युनिकेशन करें, या कुछ भी हम जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं, जो हमारा यहाँ पे सेटअप है, जो लॉ एंड ऑर्डर का है, उसका इशू बनाएं। तो ऐसे जो उसको मैं कह रहा हूँ कि वो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारी जो भाईचारा है, जो हमारी सोसाइटी का, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि जो भी कोई फितना लेकर आ जाए, चाहे वो इंसान पर्सनली फिजिकली कोई फितना खड़ा करे, चाहे इस टाइम सोशल मीडिया पे आके फितना खड़ा करे, या टीवी पे आके फितना खड़ा करे, या रेडियो पे आके, या कहीं पे भी, किसी प्लेटफॉर्म पे भी, वो इंसानियत का दुश्मन है। मैं एक चीज़, जो हमारा भाईचारा है यहाँ पे, हमारी जो सब कॉन्टिनेंट है सारा, और मैं खासकर अपनी इंडिया की बात कहूँगा, जहाँ यहाँ पे भाईचारा है, उसको बिगाड़ने की अगर कोई कोशिश करेगा अपनी गलत कोई कमेंट करने से, गलत वीडियो अपलोड करने से, तो वो सोसाइटी के लिए इवल बन सकते हो। और अगर कोई भी फिर फितना हो जाता है, कोई भी इसमें मर जाता है, कोई भी सोसाइटी में नुकसान हो जाता है, वो उसके सर चढ़ जाएगा, वो उसको यहाँ पे भी जवाब देना पड़ेगा और आखिरत में भी। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान शरीफ में कि जो भी बंदा कोई फितना खड़ा करे, तो उसमें उस फितने में जितने भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, जो भी मसले बन जाएंगे ना, वो उसको कल पूछ होगी। और उसके साथ साथ अगर कोई भी बंदा किसी बंदे को मार देता है, गलत तरीके से मार देता है, ये ऐसा हुआ कि जैसे उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। और अब मारना यही नहीं होता कि तलवार उठा के, गन उठा के कोई मारे, ये भी होता है आपने मिसकम्युनिकेशन की, आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी, उसके साथ किसी की ज़िंदगी बिगड़ गई, तो किसी का फ्यूचर ख़राब हो गया, तो वो चीज़ें फिर हो जाती है। इसलिए मैं जो यंग फिल्म मेकर्स हैं बहुत सारे, क्योंकि अब ये चीज़ें मुझे कहनी नहीं थी, तो लेकिन अब ये माइंड में इसीलिए आई, भवन ये आई सोचना ज़मनन का, इसलिए कि बहुत सारा कंटेंट आज हम ये सोशल मीडिया पे देखते हैं, युस न त्रावन ज़रूरत छ तथ पेठ की, मतलब यम से सही सोसाइटी डिवाइड से गसान, तो वो कंटेंट लेकर कुछ लोग आ रहे हैं। उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अपना जो आपकी उनकी क्रिएटिविटी है ना, उसको पॉजिटिव सेंस में सामने लाए, ना कि कुछ नेगेटिव करने के लिए, कुछ व्यूज़ और कमेंट्स बढ़ाने के लिए वो कुछ भी बोलें, वो चीज़। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी यहाँ पे कि हम कुछ अच्छा ही दे दें सोसाइटी को, ना कि कुछ बुरा करके जाए। ओके, 130 फिल्म्स और 630 टेलीविज़न एपिसोड्स अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और आप अपनी अचीवमेंट्स को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? ठीक है, एक ख्वाब जैसा लग रहा है। ओके, काम किया है, ये खुशी। अब आजकल मेरा क्या रहता है, इसमें मैं टटोल रहा हूँ अब ये चीज़ें कि कहाँ मैंने गलत किया, कहाँ अच्छा किया, और कहीं पे गलत किया हूँ तो तौबा करता हूँ। मतलब गलत तो ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह बचाए, कोई गलत स्टेप मैंने नहीं किया है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल कहाँ गुनाह या कुछ होते हैं, इंसान से तो होते हैं, लेकिन अगर मैं बात कि मैंने कहीं अपनी मैसेज से, या कहीं अपनी एक्टिंग से, या कहीं अपनी परफॉर्मेंस से, या कहीं अपनी फिल्म मेकिंग से किसी को हर्ट किया है, या किसी के खिलाफ कुछ बोला है, वैसे मैंने बड़ी कोशिश किया कि मैं ना बोलूँ। मतलब ये मैंने बड़ा ख्याल रखा है। मैं अगर फिल्म जब तैयार हो जाती है ना, तो जो उसका फाइनल टच होता है ना एडिटिंग में या किसी चीज़ में, वो मेरा ही होता है। तो जब तक मैं फिल्म 10 बार, 5 बार, 8 बार देखूँ ना, कि हर चीज़ कहीं पे किसी को हर्ट तो मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई कंट्रोवर्शियल तो मैं नहीं बन रहा हूँ कहीं पे, क्योंकि वो चीज़ें तो बननी ही नहीं है। तो अगर आप सोसाइटी को जोड़ने की बात कर रहे हो, तो फिर अगर थोड़ा भी बिगाड़ करने की कोशिश करोगे आप, तो फिर तो वो जोड़ने की बात, सारा काम खराब हो जाएगा। तो वो चीज़ रहता है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे लग रहा है कि कोई बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला का फजल और करम है कि उसके ज़रिए अगर मैं थोड़ा कंट्रीब्यूट कुछ कर पाया तो ठीक है। अगर मुझसे उसमें लग्जिशें हुई हैं तो उसके लिए तो मैं हमेशा माफ़ी मांगता हूँ ऊपर वाले से, कि क्योंकि नाइंसाफ़ी भी होती हैं कभी कभी, वो चीज़ है। तो शुक्र है अल्लाह का कि मेरी जो ये छोटी सी अचीवमेंट्स है तो चल रही हैं, अभी भी लोग उसको अपना रहे हैं, देख रहे हैं, तो चलनी चाहिए और अच्छा ही पॉजिटिव सेंस में चलनी चाहिए। तो एजाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज स्टूडियो में जुड़ने के लिए, अपनी एक्सपीरियंसेस को और अपनी जर्नी को हमारे साथ शेयर करने के लिए। और हम यही दुआ करते हैं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, आप अपने काम से लोगों को इंस्पायर करते रहे और लोग आपसे मुतासिर होते जाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं जो हैं आपको आगे चलने के लिए दे रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त जो है हमें देने के लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं जाते जाते ये बताना चाहूँगी कि मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ स्टेशन का
इन्होंने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे, और ऐसे और यहाँ पे जो टैलेंटेड लोग इसमें जुड़े हैं जी। मैं उनके लिए भी यही मतलब दुआ करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ उनको भी कि ये पॉजिटिव ऐसी जो वाइब्स हैं वो भेजते रहें। और मैं जो खासकर हमारे लोग जो मुझे देख रहे हैं, मैं ये बताऊँगा कि जितना भी हम हर कोई हमारी जो सांस है ना, जितना भी हम सोसाइटी को उसमें पॉजिटिव दे पाएंगे, जिस किसी को भी खुशी दे पाएंगे, जिस किसी के लिए भी अच्छा कर सकते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। हम एक इंडिविजुअल लेवल पे एक छोटा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन वो किसी के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।